लिए सोचा कि घर को बदल दिया जाए। नया घर होगा तो पुरानी यादें ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। संतोष ने एक भाग दौड़ वाली मार्केट प्लेस में एक नया मकान ले लिया। राहुल की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देख लिया था कि 20 साल के लड़के जैसा बर्ताव था उसका। बचपन जैसे खत्म ही हो गया था उसका, लेकिन इस नए घर में उसके लिए बहुत कुछ बदलने वाला था। शायद बहुत कुछ देखना अभी बाकी था उसके लिए। उस घर में पहली रात राहुल सो नहीं पाया। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास ही बैठा है और उसे घूरे जा रहा है। एक दो बार सांसों की आवाज भी आई। लेकिन आंखें खोलने पर उसे अगल बगल कोई नहीं दिखा। दूसरी रात को पूरे वक्त उसे ऐसा लगता रहा जैसे कमरे के बाहर कोई चहलकदमी कर रहा है। उसे लगा कि शायद उसके डैड यानी कि संतोष टहल रहे होंगे, लेकिन दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके राहुल सो गया, लेकिन रात भर एक अजीब सी बेचैनी के चलते वो सो नहीं पाया। कभी बेहद गर्मी तो कभी बेहद सर्दी लग रही थी उसे। एसी बंद करके खिड़की खोल के सोने की सोची तो रात भर हवाएं खिड़की पर एक अजीब सी आवाज करती रही। पहला पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल गया, लेकिन राहुल ने संतोष को कभी कुछ नहीं बताया। मारने पे ही ताला टूट के गिर पड़ा। वो पुराना दरवाजा बड़ी जोर की लंबी सी चरमराने की आवाज के साथ खुला तो पूरे कमरे में सिर्फ धूल की मोटी सी परत थी और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। सारे सामान को दोनों ने टाल मटोल करना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में राहुल की आवाज आई, डैडी। संतोष ने पलट के देखा तो एक पूरा सजा हुआ औजा बोर्ड था, जिसके कोनों में बुझी हुई मोमबत्तियां लगी हुई थीं। एक पुराना तांबे का सिक्का बीच में रखा था और देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने प्लानचेट को बीच में ही अधूरा छोड़ के बोर्ड को वहीं रख दिया हो। संतोष ने राहुल से औजा बोर्ड छीन लिया और कहा, कुछ नहीं बेटा, पुराना लाओ इधर दो, मैं इसे फेंक के आता हूं। इतना कह के हड़बड़ाता हुआ संतोष वहां से निकल गया और बाहर जल्दी से उसे फेंक कर वापस छत पे आया तो स्टोर रूम के बाहर से ही उसने सुना, पापा जरूर डर गए होंगे वो देख के, है ना? संतोष एक झटके से अंदर घुसा और कहा, तो ये सब तुम्हारी। लेकिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया संतोष, क्योंकि अंदर राहुल था ही नहीं। संतोष अंदर कमरे में झांक ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसकी पीठ पे धीमे से मार के कहा, धप्पा। अच्छा बेटा, अपने बाप को ही डराने चला है तू। चल तू यहां देख क्या क्या कबाड़ और जमा है, मैं नीचे दोपहर का खाना बना लेता हूं। संतोष नीचे किचन में जाकर फ्रिज से सब्जियां निकाल के धोने गया तो उसने देखा कि राहुल वीडियो गेम खेल रहा था। संतोष ने उससे कुछ नहीं कहा, किचन में
खाने की ही तैयारी करते करते बाहर से राहुल की आवाज आई। मैं बाहर खेलने जा रहा हूं, खाना बन जाए तो बुला लीजिएगा। संतोष ने भी सोचा, अच्छा है, बाहर बच्चों के साथ खेलेगा, 2-4 लोगों से मिलेगा तो उसका मन लगा रहेगा। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब खाना बन गया तो घर के मेन गेट पे पहुंच के संतोष ने आवाज लगाई, राहुल, राहुल। 2-4 बार आवाजें और लगाई थी कि छत वाले स्टोर रूम से दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाजें आने लगी। संतोष ऊपर की सीढ़ियों पे चढ़ता गया और वहां दरवाजे के पास पहुंचकर एक झटके में उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो देखा राहुल वहां पर था। संतोष कुछ बोले इससे पहले ही राहुल बोला, अब आप मुझे यहां बंद करके मुझे डराना चाहते हैं? बहुत भूख लगी है, खाना बन गया क्या? इतना कह के राहुल सीढ़ियों से उछलता कूदता नीचे चला गया और संतोष सिर्फ उसे देखता ही रह गया। अपना होश संभाल के संतोष ने स्टोर रूम के दरवाजे पर ताला लगाया और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए कि पीछे से एक आवाज आई। संतोष ने पलट के देखा तो दरवाजा ज्यों का त्यों पड़ा था। उसने फिर से आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया ही होगा कि एक बार फिर पीछे से दरवाजे पर आवाज आई। इस बार जब उसने पलट के देखा तो दरवाजा वाकई में कोई खटखटा रहा था। संतोष ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है अंदर? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। संतोष पलटकर वापस सीढ़ियों की तरफ गया और छत का दरवाजा जैसे ही बंद कर रहा था कि उस स्टोर रूम के दरवाजे के हिलने की आवाज एक बार दोबारा शुरू हुई। रात को जब संतोष सो रहा था तो वो राहुल की आवाज से जागा। पापा, पापा सुनो ना पापा, मेरे कमरे में कोई है पापा। संतोष वहां भी नहीं था। पूरा घर छान मारने के बाद संतोष को छत से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। दौड़ के संतोष छत पे पहुंचा तो देखा राहुल स्टोर रूम के दरवाजे के सामने बैठा था। संतोष उसके पास गया और कहा, राहुल यहां क्यों बैठा है? कौन था तेरे कमरे में? राहुल ऐसे वहां बैठा था जैसे संतोष वहां था ही नहीं, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। संतोष उसके और करीब गया और बोला, राहुल बेटा क्या हुआ? चल देख, मैं आ गया हूं ना, चल नीचे चल। राहुल को उठा के जैसे ही संतोष नीचे जाने को हुआ, राहुल ने छत से संतोष से अपना हाथ छुड़ाया और वापस उस स्टोर रूम के दरवाजे के सामने जाकर बैठ गया। किसी तरह बार बार बोलकर और समझाकर राहुल को नीचे लाया संतोष। उसे लगा कि नींद में चल के शायद राहुल वहां चला गया हो, लेकिन अगली रात जब संतोष पानी पीने उठा तो उसने सोचा कि एक बार राहुल का कमरा भी देख ले। कमरे में झांका तो राहुल वहां नहीं था। संतोष तुरंत भागकर छत पे गया। राहुल फिर से उस स्टोर रूम के दरवाजे के ठीक सामने बैठा था। अगले ही दिन संतोष ने अपनी ऑफिस से छुट्टी ली और दिन भर राहुल के साथ रहा। सारा दिन आराम से निकल गया। कुछ भी ऐसा ना हुआ जिससे लगे
कि इस घर में कुछ गलत है या फिर चिंता या फिक्र की कोई बात हो। संतोष ने रात को राहुल को अपने साथ अपने ही कमरे में सुलाया। राहुल को थोड़ी देर में ही नींद आ गई, पर संतोष की आंखों से नींद गायब थी। थोड़ी ही देर में संतोष ने देखा कि राहुल नींद में दरवाजे की कुंडी को खोल रहा था। संतोष चुपचाप उठा, राहुल को प्यार से पुचकारता हुआ पकड़कर लाया और वापस बिस्तर पे लिटा दिया, और फिर दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद किया और बाहर से कुंडी लगाकर पूरे घर की बत्तियां जला के छत पे गया। वहां जाकर स्टोर रूम के सामने खड़ा होकर संतोष न जाने किस चीज का इंतजार कर रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, डैडी। संतोष ने पलट के देखा, राहुल वहीं खड़ा था। उसने राहुल को पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे लेकर आने लगा। नीचे आकर देखा, दरवाजे पर कुंडी अभी भी लगी हुई थी और कमरे के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कमरे की कुंडी खोलकर अंदर देखा तो बिस्तर के पास एक कोने में बैठा राहुल रो रहा था। संतोष तुरंत पीछे पलटा तो जिस राहुल को छत से लेकर वो नीचे आया था वो वहां मौजूद नहीं था। संतोष घबराहट और डर दोनों महसूस कर रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फिक्र उसे अपने बेटे राहुल की थी। वो राहुल के पास गया और उसे गले लगाकर रोते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तुझे अपने साथ खुश देखना चाहता हूं और इस घर में खुशी का कोई आता पता ही नहीं है। तू असली है या नकली है समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बताना राहुल, मैं क्या करूं बेटे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राहुल के मुंह से राहुल की नहीं किसी और की आवाज निकली, जिसने कहा, मैं यहाँ फंस गया हूं, मुझे बस रिहा कर दो। संतोष को तुरंत याद आया कि उस दिन साफ सफाई के वक्त मिला था एक आवजा बोर्ड, जिसे देख के ही समझ आ रहा था कि किसी ने यहां प्लान चिट किया था, जिसे अधूरा छोड़ दिया। संतोष तुरंत गोडाउन में फेंका हुआ वो आवजा बोर्ड लेकर राहुल को अपने साथ लेकर छत के उसी स्टोर रूम में बैठा। संतोष ने उस आवजा बोर्ड पर लगी बुझी मोमबत्तियों को जलाया और मन ही मन अंधेरे में बोलने लगा, मेरे बेटे को छोड़कर चले जाओ, मेरे बेटे को छोड़कर चले जाओ, मेरे बेटे को छोड़कर चले जाओ। थोड़ी देर के बाद एक तेज हवा के झोंके के साथ सारी मोमबत्तियां बुझ गई और राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। संतोष ने राहुल को ले जाकर बिस्तर पर लिटाया और रात भर उसके सिरहाने बैठा रहा। अगले दिन बातों बातों में राहुल ने बताया, डैड उसका नाम साहिल था। साहिल को यहां हमसे पहले रह रही फैमिली के बच्चों ने शरारत में प्लान चिट करते वक्त बुलाया था, लेकिन वो साहिल को वापस उसकी दुनिया में भेज नहीं पाए। साहिल के इस घर से निकलने की कोशिशों से वो लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। और इतने सालों के बाद जब हम दोनों यहां आए तब कहीं जाकर साहिल निकल पाया।
तो कभी अकेलेपन में। राहुल साहिल से बातें करता है। कहते हैं ना, बचपन में बने दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। रात का वक्त था। सारा दिन घूमते